नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। 2024 आ रहा है, यानी आम चुनावों का समय आ चुका है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों ने दस्तक भी देनी शुरू कर दी है। 3 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को एक बार फिर से चुनौती दी गई। लेकिन जिसने चुनौती दी, दरअसल चुनौती देने वाला ही सवालों के घेरे में आ गया। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफर पर। नाम होता है द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री पर दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को चुनावों से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रण किया गया है, 2002 के गुजरात दंगों में जो उनकी भूमिका बताई गई है, वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है बीबीसी, जिस देश की ऑर्गेनाइजेशन है, उसी देश के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस पर सीधा सीधा सवाल खड़ा किया और कह दिया कि ऐसी किसी भी तरीके के चित्रण से वो सहमत नहीं है और इसको एक प्रोपेगेंडा करार दिया गया है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। सवाल ये उठ रहा है, याद होगा आपको, इसके पहले भी 2019 के चुनावों के पहले दौर में यह देखा गया था कि किस तरीके से विदेशी सरजमी से षड्यंत्र रचते हुए एक टूल किट बना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर सवाल खड़ा करने के लिए। लेकिन भेद खुला, दुनिया ने सब कुछ जाना समझा और फिर से एक बार हमारा देश उसी चुनावों की दहलीज पर पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ऐसे में क्या एक बार फिर से ये टूल किट खड़ा हो चुका है। और विपक्ष का अगर ये टूल किट बनने वाला है तो फिर ये प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक हो रहा है, आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे चंद मेहमान, लेकिन सबसे पहले आइए देखिए वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि दरअसल बीबीसी ने खड़ा कर दिया है एक नया प्रोपेगेंडा। बीबीसी, वो नाम जो भारत विरोधी एजेंडे के लिए जाना जाता है। बीबीसी, वो नाम जो समय समय पर अपनी धर्मनिरपेक्षता की सोच को राष्ट्रवाद पर थोपने का काम करता है। देशद्रोहियों का चहेता बीबीसी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार भारत से लेकर ब्रिटेन तक बीबीसी पर थू-थू हो रही है। ब्रिटेन के मुखिया ऋषि सुनक तक ने बीबीसी को लताड़ लगाई है। अब समझिए आखिर मामला क्या है। दरअसल 17 जनवरी को बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई, जिसके पहले पार्ट में पीएम मोदी के उदय की कहानी के साथ साथ ये बताया गया कि गुजरात के दंगों में मोदी की क्या भूमिका थी, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि विरोध के सुर ब्रिटेन से ही बुलंद हुए। ब्रिटेन के नागरिकों ने लताड़ लगाते हुए बीबीसी को साफ लहजे में कहा कि पहले यूके के द चर्चिल क्वेश्चन पर सीरीज बनाए। ब्रिटेन में जिस तरह से बीबीसी का विरोध हुआ, उसकी कल्पना भी बीबीसी ने नहीं की थी। मामला जब ब्रिटेन की संसद में पहुंचा, तो ब्रिटेन के मुखिया ऋषि सुनक ने तल्ख लहजे में कहा कि जिस तरह से बीबीसी ने मोदी का चरित्र चित्रण किया है, वो बेहद शर्मनाक है। तमाम लानत मलानत के बाद बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से देश विरोधी ताकतों ने लामबंदी करना शुरू कर दिया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जिसकी सनद है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो 2024 के लोकसभा और 2023 में 9 राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने के लिए वैश्विक स्तर पर बीबीसी महज विपक्ष की टूल किट बनकर रह गया है और पत्रकारिता की आड़ में देश विरोधी एजेंडे चला रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put. Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक झूठा नैरेटिव, एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत की और प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर लगातार प्रोपेगेंडा करती रही हैं। एजेंडा क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा है ये क्लियर हो चुका है। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़ा किया है और ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चुनावों से पहले विपक्ष का कोई बड़ा टूल किट तो नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करती हूं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं नेहा शालिनी दुआ जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि चर्चा बहुत जरूरी है और समय के अनुकूल भी है। तो बीबीसी के द्वारा दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री क्या भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है? आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पैनलिस्ट के पास और सबसे पहले नेहा शालिनी दुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हैं, इसलिए नेहा जी, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है स्पष्ट रूप से कि ये एक प्रोपेगेंडा है। नेहा जी, आपका पहला कमेंट। लावनी जी, जैसे कि 2024 के इलेक्शन मात्र 1 साल बस बचा है, तो लोगों को, विपक्ष पार्टी को स्पेशली इतना ज्यादा आप देखिए तकलीफ रहती है कि मोदी जी की छवि जो है वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में जो इतनी अच्छी है, उस वजह से उनको प्रॉब्लम रहती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस तरीके से, आप देखिए पहले भी एनडीटीवी में भी ऐसा ही नैरेटिव सजाया जाता था। अब वो बात और है कि जिससे नफरत करते थे उसी ने एनडीटीवी खरीद लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली विपक्ष पार्टियों में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो पैसे दे देकर, चाहे बीबीसी हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर एक नैरेटिव चलाते हैं, टूल किट बनाई जाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब की जाए, क्योंकि वो सिर्फ देश नहीं विदेशों में फेमस है, विदेशों में भी टॉप लीडर्स में, मतलब आज के टाइम में अगर कोई नंबर 1 लीडर है ग्लोबली देखा जाए तो वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही है। तो इस बात से जो है बहुत लोगों को खाना हजम नहीं होता होगा, रात सारी जागे रहते होंगे, नींदें हराम हो रखी है उनकी, तो इसलिए वो एक टूल किट को यूज करते हैं। आप देखिए जब ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन तक ने भी ये बोल दिया कि ये गलत प्रोपेगेंडा है, बीबीसी को ये नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उनके इस बयान के बाद आप देखिए कैसे डिलीट कर दी गई वो जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। इट मींस उसमें कोई सच्चाई नहीं थी ना, सच्चाई अगर होती तो कैसे डिलीट कर पाते? सच्चाई को तो कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। और एक आप अपने आप को अगर बोलते हैं आप अच्छे पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, ये अच्छे पत्रकार होते हैं, ये सच्चे पत्रकार होते हैं? तो कोई भी झूठा नैरेटिव चला दो, जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, आप कोर्ट से भी ऊपर उतरे। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं था उन राइट्स में, वो एक माहौल ऐसा था कि आपसी झगड़े हो गए। अब 1947 इसका मतलब क्या नेहरू जी ने कराया था? 1947 में जब युद्ध हुआ, देश जो है वो टूटा बिखरा, तो इसका मतलब उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी थे। यानी आप ये कह रही हैं कि दरअसल टाइमलाइन को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव के दहलीज पर देश पहुंचता है और लोकप्रियता अगर बढ़ती जाती है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ और फिर अविनाश जी आपके पास आती हूँ। प्रेम कुमार जी, अगर इस तरीके की परिस्थिति, एक डॉक्यूमेंट्री आई, इस पर पहला सवाल नहीं था, सवाल तब खड़ा हुआ जब इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए तथ्य कहीं से भी सही साबित नहीं होते हुए नजर आते हैं। और ये केवल भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से उठाया गया प्रश्न नहीं था, खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर इससे सहमत नहीं होते हैं तो फिर तो सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है देश के खिलाफ। प्रेम कुमार जी।
जी, लावनी जी देखिए, आधिकारिक रूप से न तो भारत की सरकार इसको मान रही है और न वहाँ लंदन में भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इसको स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी एक दृष्टिकोण है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनी है। एक प्रश्न उठता है, अभी नेहा जी भी बोल रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया तो उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में जाकर के ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बन रही है, ये एक प्रश्न है। अब हम यहीं पर समांतर प्रश्न भी दूसरे उदाहरण से रखते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट में गोडसे किसको सजा होती है, और लेकिन गोडसे पर को महिमा मंडित करते हुए इसी देश में, हिंदुस्तान में ही भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुलेआम फिल्म बन रही, न सेंसर बोर्ड रोक रहा है, न हिंदुस्तान की सरकार रोक रही। तो जब अपने देश में आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान दूसरे देश में करने की अपेक्षा कैसे रखते हैं? जी अविनाश जी, सहमत हैं आप इस बात से? अभी मैं मंच खोल दूंगी आप सभी के लिए, प्रश्नों पर बिल्कुल आमने सामने करूंगी। मेरे भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन पहले एक कमेंट ले लेती हूँ। नेहा जी प्लीज, पहला कमेंट सबका ले लेने दीजिए। अविनाश जी। लावनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, प्रेम जी मेरे टीवी के मित्र हैं, काफी वरिष्ठ है, और हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को चुना। पर मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से शेर जो कहता है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप जितना मर्जी झूठ बोलो। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब कर्तव्य पथ पे भाषण दिया तो कहा कि हमें गुलामी के सारे जितने भी गुलामी के प्रतीक है उनको भूलना होगा, और हम सब ने बचपन में अपने पिताजी से सुना कि बीबीसी देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तो क्योंकि उससे आदमी अच्छा इंप्रूव करता है इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं पिताजी के मानसिकता में और हमारे अर्ली डेज में भी इस तरह के स्कूल में पढ़ के, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ करके ये गुलामी की मानसिकता भरी गई, और हम बीबीसी को उस तरह का एक हैसियत समझते थे। पर आज देखिए बीबीसी क्या हो गया, वो एक ट्रोल आर्मी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो एक इंग्लैंड में जा करके एक नकाबपोश के सामने खड़े होकर के साथ बैठ करके उससे हैकिंग करवा रहे थे, जो हमारा जो वोटिंग का जो पैटर्न है उसको हैकिंग करवा रहे थे, वो भी बेकार हो गया। ब्रिटिश एनालिटिका का बहुत बड़ा केस सामने आया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश एनालिटिका को पैसे दे करके किसी न किसी तरह से वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश बात हुई थी। फिर आपने पेगासस का पूरा मामला देखा, फिर आपने फार्मर किसान आंदोलन था उसमें बीबीसी का रोल देखा। उनके बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार थे जो लाशों का फोटो खींच रहे थे यूपी में ड्रोन लगा करके, जिनकी खुद की बड़ी दुखदाई और दर्दनाक मौत अफगानिस्तान में हो गई। तो हमें ये समझना चाहिए कि बीबीसी जो है एक ट्रोल आर्मी की तरह है, क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है, और हमें इस बात का विश्वास है। लेकिन जैसे प्रेम कुमार जी ने एक तर्क रखा, क्या उस तर्क से आप सहमत हैं? उनका कहना है कि सुप्रीम गॉडसे का कृत्य कभी बीजेपी या किसी हिंदूवादी संगठन ने कभी उसको जस्टिफाई नहीं किया है। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नया सिनेमा मूवी आ रही है गॉडसे वर्सेस गांधी, वो जरूर देखे। गॉडसे की विचार और गांधी की विचार में टकराव था, जिसकी वजह से ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पर कोई हिंदूवादी संगठन, कोई सच्चा हिंदुस्तानी गॉडसे के कृत्य को कभी जस्टिफाई नहीं करता है। जिस तरह से एक परिवार ने महात्मा गांधी को बापू का टाइटल दे दिया, इस देश में हम माता को मानते हैं, भारत देश को हम माता के तौर पे मानते हैं, और इसी देश में आप एक बापू खड़ा कर देते हैं, तो क्या वो सही है? मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रही हूँ, लेकिन प्रेम जी इसका काउंटर आंसर दे दे जरूर से। प्रेम जी बताइए, क्या इस देश में बापू होना चाहिए जो ऑलरेडी जो देश माता है हमारे लिए? हमारे साथी खुद कह रहे हैं। एक सेकंड, नेहा जी आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, नेहा जी आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए मैंने आपको रोका। प्लीज उनकी ऑडियो प्लीज थोड़ा क्लियर करा दीजिए। प्रेम जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। अविनाश जी कह रहे हैं कि बीबीसी हमारे पूर्वज भी जो थे उनको सम्मान से देखा करते थे, सुना करते थे,
आज भी देश में बीबीसी का जो देखने पड़ने वाले 6 करोड़ से ज्यादा है 2 साल लेकिन प्रेम जी उन्होंने ये भी कहा ना कि क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है, बीबीसी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है। देश में कोई उनको नहीं देखता है। मैं बता रहा हूँ कि आज भी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच 2 साल पहले का नहीं प्रेम कुमार जी, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो ट्रोल माध्यम बन चुका है, ट्रोल माध्यम बन चुका है। और वो भी जब भारत विरोधी एजेंडे की बात होती है, अगर उसमें बढ़ चढ़कर बीबीसी का हिस्सेदारी होती है तो फिर तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगी ना। क्या प्रेम कुमार जी मानते हैं क्रेडिबिलिटी वो सही है? क्रेडिबिलिटी कौन 6 करोड़ लोग अगर पसंद कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी तो खुद वही माप रहे हैं जो जिस देश के ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऋषि सुनक ही इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी तो वही सवालों के घेरे में आ जाती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, नेहा जी की ऑडियो प्लीज ठीक कराइए, उनकी ऑडियो ब्रेक हो रही है बार बार। नेहा जी मैं आपके पास ही आऊंगी। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावों की दहलीज पर देश आ चुका है और ऐसे समय में अगर एक नैरेटिव सेट करने की, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे क्या एक बड़ा षड्यंत्र नहीं है, इसका आकलन जरूरी है। तो बीबीसी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री चर्चा का विषय बनती जा रही है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक सफर है, उनका जो चित्रण किया गया है, उसे लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इससे सहमत नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। इसी पर हमारी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। नया शालिनी दुआ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार ये कहती है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या जिस वक्त, जैसा कि ये कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ये कह रहे हैं कि ये एक अप्रत्याशित रिपोर्ट थी जिसको आधार बनाकर ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, क्या इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री के लिए किसी भी इंडियन ऑफिशियल से कोई बातचीत की गई, किसी तरीके की चर्चा हुई थी कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं वो? जी लावनी मेरी बात जी बोलिए प्लीज। जी मैं पहले हमारे पत्रकार बात का जवाब जब वो ये कहते हैं नाथूराम गोडसे की महिमा मंडन करने के लिए पिक्चर बनाई जाती है, मूवी बनाई जाती है और टीवी के साथ को गलत क्यों ठहरा रहे हो? इनको प्रेम जी आप इतने बड़े हैं, आपको इतनी तो समझ होगी, मूवी और रियल के जो क्यों होते हैं, इन जमीन का फर्क है। आप लाइव कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो उसको झूठ नहीं आप एक दो चीजें मतलब मन से कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि वो हुई है जो सच्ची घटना पे आधारित चेंज, लेकिन अगर इसे चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं तो वहां कुछ भी मत ये फर्क है कि नाथूराम गोडसे ये दिखाया गया नेहा जी, सॉरी आपको फिर इंटरप्ट करना पड़ रहा है, आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज़ बहुत ऑडियो बहुत इंटरप्ट होकर आ रहा है। हालांकि जितना मुझे समझ में आया प्रेम जी, शायद नेहा जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप जब डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो दरअसल वो रियल फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। और जैसा कि मेरा प्रश्न भी उनसे यही था कि ये कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट्री मेकर्स की तरफ से कि एक अप्रकाशित रिपोर्ट थी, वो प्रकाशित नहीं थी और रिपोर्ट को हासिल किया गया, उसके बेसिस पर बनाया गया। सवाल एक महत्वपूर्ण बड़ा है कि अगर रिपोर्ट के बेसिस पर ही डॉक्यूमेंट्री अगर बनाई जा रही थी तो क्या इंडियन ऑफिशियल्स से इसके बारे में कोई जानकारी या फिर किसी तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? और अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बन भी रही थी तो फिर टाइमलाइन को क्यों ध्यान में रखा गया? क्यों ऐसे समय में उसे रिलीज किया जा रहा है जब देश में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जब 2024 में लोकसभा चुनाव में हम जाने वाले हैं? ऐसी परिस्थिति पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। प्रेम जी। जी लावनी जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जब बनती है तो उसमें दूसरा पक्ष भी आना चाहिए और उसमें हालांकि मैंने पढ़ा है बीबीसी की रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं देखी है, लेकिन उसमें दावा किया गया है कि उसने भारत का आधिकारिक पक्ष लेने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों ने पक्ष रखने से मना कर दिया। ये बात लिखी हुई है, तो अब इसका उत्तर तो ये हुआ। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री का मैसेज है उस मैसेज को खुद भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती हुई दिखती है। आप आश्चर्य करेंगी लावनी जी, उसमें क्या मैसेज देने की कोशिश की गई कि दंगे हो रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने ढील दी और पुलिस को निष्क्रिय रखा और सबक सिखाया गया, यही कहा गया।
और अमित शाह जी जब गुजरात चुनाव में जाते हैं यही बात तो कह रहे होते हैं कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि आज तक 2002 के बाद 2022 तक में कोई दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, सबक सिखाने अब देखिए, ये तो परसेप्शन, अब देखिए यही बात हो गई ना कि आप परसेप्शन कैसा दिखते हैं, नैरेटिव कैसा सेट करते हैं। सबक सिखाने का मतलब इस तरह से है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री में कहा जा रहा है कि हत्या के लिए जिम्मेदार, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट अगर क्लीन चिट दे चुका है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नजरअंदाज कर देना चाहिए था? फिर तो देश के सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और बार बार अगर ये बात, सवाल ये भी है ना प्रेम कुमार जी, अविनाश जी, सवाल ये भी है कि ना केवल गुजरात दंगे, उसमें एनआरसी भी है, उसमें सीए भी है, उसमें धारा 370 भी है। तो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारी सरकार किस तरीके से देश को चला रही है, ये हमारे अपने घर का मामला है। विदेशी ताकतें अगर इस पर इस तरीके की परिस्थिति कोई डॉक्यूमेंट्री बनाती है या समय को देखते हुए ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाती है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए लावनी मैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसी तरह का काम करने की कोशिश की थी। उसके बाद होम मिनिस्टर ने एक एक्शन में आई और उनके अकाउंट्स को सीज किए गए। उनके जो यहाँ मंत्री लोग जो बैठे थे उनको नोटिस दिया गया और आज वो कहीं नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार को इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस लेना चाहिए और देश के इंटरनल मैटर में दखल देने के लिए इनको नोटिस देनी चाहिए और इनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और कहीं ना कहीं स्टेट के खिलाफ एक एक्शन भी है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक एक्शन है जिसका एक बहुत बड़ा लॉ है जिसके तहत इनको देखा जा सकता है। अब मैं आता हूं प्रेम कुमार जी के बात पे। देखिए प्रेम कुमार जी उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो चाय वाला के परिवार से आता है और गुजरात से आता है। ये अमित शाह की हर बात की बाल की खाल निकालते हैं, पर राहुल गांधी में इनको वो चीज नहीं दिखता है जो खुद मंच पे कहता है मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैंने खुद को अपने आप को मार लिया। अरे भाई आप उसके बारे में बात कीजिए जो खुद को मार रहा है, जो दूसरे को मार रहा है। और मैं सरप्राइज हूं कभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये क्यों नहीं कहा कि ये भारत जोड़ो का असर है कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता है ही नहीं। अविनाश जी, आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को इनवाइट किया गया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अभी वो किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। एनीवेज, ये उनके अपनी पार्टी की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन हाँ प्रेम कुमार जी, अविनाश जी जो बात कह रहे हैं क्या आप उससे पूरी तरह से सहमत हैं? अविनाश जी और प्रेम जी को आमने सामने कीजिए। प्रेम कुमार जी। अविनाश जी देखिए, विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। अविनाश जी, इस देश में दो मेरे हर सेंटेंस में मैंने बीबीसी बोला है। जी 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 अविनाश जी, प्रेम जी बोलिए बोलिए बोलिए। अविनाश जी प्रेम जी को जवाब देने जो दो धाराएं चल रही है देश में, उसमें से एक धारा के खिलाफ में खड़े हैं और दोनों धारा को एक दूसरे के बरक्स करते हुए ही देख रहे हैं। लेकिन हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री विदेश में बनी है और उस पर हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये हम कह रहे हैं। तो उसमें जो हम अंदर की राजनीति बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देश पर के बाहर जो हमको रिएक्ट करना है वो एक अलग तरीका होगा। प्रेम कुमार जी, मैं सरकार की ओर से मैं इस बात का भी साक्षी रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके बोला कि हमें मोदी को हटाने के लिए मदद कीजिए। मैं इस बात का भी साक्षी हूं कि राहुल गांधी उसी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में बैठ करके भारत को गरिया रहे थे, भारत की इकोनॉमी को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के समरसता को, भारत के जितने भी धर्म हैं वो सबको गरिया रहे थे। और आज हमने देखा कि वो लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा रहे कि ताकि वहां के मुसलमान, और देखिए 370 के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री की पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो विपक्षी पार्टी है वो इन ताकतों से मिली हुई है और यही मोदी जी बार बार कह रहे हैं इस देश को। प्रेम जी जल्दी से जवाब दीजिए। ताकत को हमें पहचानना होगा और देश में गुलामी की जितनी भी चिन्ह है, जिसमें कांग्रेस भी एक चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी भी 1885 की बनी हुई पार्टी, 1885 की बनी हुई पार्टी एक गुलामी की प्रतीक है। और जैसा अविनाश जी जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, मरना होगा, जवाब दे रहे हैं, मरना होगा अगर इस देश को बचना है तो। नहीं, अविनाश जी सुन लीजिए, अगर आप मानते हैं, अगर सरकार मानती है कि इस देश की विपक्ष की पार्टी या नेता संविधान को तोड़ रहे, देश के खिलाफ काम कर रहे, तो सरकार के पास सारे तरीके हैं,
कानूनी संवैधानिक की उनको पनिश किया भाई जाए। सरकार तो नहीं, कहती है लेकिन सबका सवाल साथ ठीक है, दो, लेकिन प्रेम जी सवाल तो ये भी है ना, ठीक है प्रेम जी सवाल एक ये भी है, चलिए सवाल ये भी है ना कि देश के अंदर, देखिए प्रेम जी सवाल ये है कि देश के अंदर आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, ये हमारे घर का मामला है, लेकिन अगर विदेश में बैठकर इस देश के प्रधानमंत्री और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा और उस प्रोपेगेंडा को मौन रहकर या किसी तरीके से विपक्ष का समर्थन हो जाता है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ कहकर, तो फिर सवाल खड़ा होगा ना, बाहरी लोगों को मौका ऐसे ही तो मिलता है। नेहा जी लास्ट कमेंट आपका, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जा रही है, जल्दी से नेहा जी। प्रेम जी और अविनाश जी दोनों ने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पर। मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला, दोनों चुप रहे। बहुत जल्दी से मैम प्लीज, समय की कुछ सीमाएं। लावनी जी सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जो है वो हमारी विपक्षी पार्टियों से झेली ही नहीं जा रही, बर्दाश्त ही नहीं, और उनको अच्छी तरह पता है कि आने वाले और 10 से 20 साल तक वो मोदी जी को यहाँ से नहीं हटा सकते। यही रीजन है, यही बौखलाहट है कि वो ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं और प्रमोट कर रहे एक नहीं ठीक है, विपक्ष प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि जहां से जिनको बेस बनाकर प्रमोशन किया जा रहा है उन पर ही अटैक करिए, उन पर अटैक करिए। केवल YouTube से उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। BBC के अगेंस्ट आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या एक्शन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच। मेरे पास कुछ समय की सीमाएं हैं, आई एम सो सॉरी आज आपको वक्त कम मिला नेहा जी, बिकॉज ऑडियो की प्रॉब्लम थी, बट थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम जी, अविनाश जी और नेहा जी, आप तीनों का ही कुल मिलाकर इतना जरूर है कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुई है, अभी तो टूल किट की कितनी किट है, इस किट में कितने टूल्स हैं, ये धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि 2023 में तो हम एंटर कर चुके हैं। 9 राज्यों के चुनावों के लिए शंखनाद भी हो चुका है, 3 राज्यों के लिए 6 की अभी जल्द से जल्द ही शंखनाद होगा, और 2024 के लिए आधार अभी से तैयार हो रहा है। लेकिन इस आधार पर प्रहार करने के लिए अगर विदेशी सरजमी से षड्यंत्र होता है तो निश्चित ही यह हमारे देश के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आकलन जरूर करना होगा। अभी मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।